हमारे पास जैम इंस्टॉल होना चाहिए। उसके लिए उसको स्टार्ट करना है, अपाची और माई एसक्यूएल स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसकी डेटाबेस ओपन करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे इसकी डेटाबेस के। अच्छा, ये जब तक हो रहा है मैं प्रोजेक्ट भी दिखा दूँ। ये हमारा काउंसलिंग के नाम से फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है। ये सेम जो है ना हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर है। ये फाइल मैंने उसी नाम से बनाई हुई है, ठीक है। डैशबोर्ड ओपन हो गया। इसको हम जो करेंगे अपने डेटाबेस बना के इंपोर्ट कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि न्यू प्रोजेक्ट जो है वो उस पर काम करेंगे। आई थिंक ये तैयबा का प्रोजेक्ट है काउंसलिंग वाला। अभी आपकी आवाज कट रही है। अभी आवाज़ ठीक आ रही है मेरी के अभी भी मसला हो रहा है? कट कट के आ रही है आवाज आपकी। ज़्यादा कट रही है? चले अभी मुझे ठीक आ रही है आपकी आवाज बिल्कुल। नेट की वजह से ना इशू हो, किसी के पास नेट का इशू होगा, उस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, ये मैंने ना सेम डेटाबेस सेम नाम की बना के, ठीक है, और इसके अंदर मैंने फ़ाइल उसकी इंपोर्ट कर दी है। अभी ये इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। और ये मेरे इसके टेबल्स आ गए हैं। ये सारे हमारे टेबल्स हैं, ठीक है। और अब इसके जो हम इंटरफेस पे चले जाते हैं, ठीक है। सेम यही है। और जो आपकी ना वो स्पेलिंग मिस्टेक, अच्छा जी, इसमें अभी ना इंडेक्स पेज पे कुछ नहीं रखा, इस वजह से ना हमें खुद ही निकालनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। सबसे पहले जो आ जाता है हमारा इसके अंदर फॉर्म, ठीक है, लॉगिन फॉर्म और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये दोनों, एक मिनट, ये लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। और इसकी फ़ाइल को भी ओपन कर लेती हूँ। जो है ना ये काउंसलिंग वाला यूनिवर्सिटी वाला है ये, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादातर ना सारे फॉर्म्स ही फॉर्म्स हैं। इसमें सारा काम ही फॉर्म्स की बेस पे हुआ है। दो दिन से ना इस पे काम कर करके तो आज तो खुद ही नहीं समझ आ रही कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। एडमिन लॉगिन का हमने कौन सा अभी लॉगिन किया है? एडमिन लॉगिन, ओके। अच्छा, ये एडमिन लॉगिन है। और ये जो फाइल्स है ना सारी, ये सारी लिंक वाली फाइल्स हमने ये कल देखी थी कि हम बूटस्ट्रैप के जो ऑनलाइन सीडीएन हम लगाते हैं ये वो है। ये थोड़ा सा ना इसको डिफरेंट करने के लिए ताकि पता चलता रहे, मैंने थोड़ी सी ये चीज़ कर दी हुई है। ये और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस इस चीज़ को ना अलग अलग करने के लिए किया हुआ है। वरना वो जो कल बना हुआ था ना, मिक्सचर बना हुआ था, उसकी वजह से। आवाज़ अभी ठीक आ रही है मेरी तो बता दें, हम आगे इसको फिर कंटिन्यू करें। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? ठीक आ रही है आपकी। ओके। अच्छा, ये क्लास आप सोच रहे होगे किस चीज़ की है। ये हमने वैसे ही एक क्लास बनाई हुई है, नाम दिया हुआ है इसको लिमिटर का। इसका पर्पज़ कुछ नहीं है, ठीक है। फ्रंट एंड है, ये आपके सामने इसका फ्रंट एंड है, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर हमने लगाया हुआ है ना, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर इसका लगा हुआ है। और ये इमेज लगी हुई है बैकग्राउंड कलर के पीछे, वो बैकग्राउंड इमेज हमने लगाई है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने जो सी एस एस की है इसको हम बोलेंगे इनलाइन सी एस एस, ठीक है। और जो यहाँ पे हम हेड टैग के अंदर करते हैं स्टाइल का टैग लेके, वो हमारी होती है इंटरनल सी एस एस। और जो हम यहाँ पे दूसरे पेज के अंदर जैसे ये वाली की हुई है, ये हमारी होगी एक्सटर्नल सी एस एस। तीन तरह की हमारी सी एस एस होती हैं, ठीक है। और इनके बारे में आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है। और अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज मैंने लगाई है ना,
ये CSS के थ्रू लगी हुई है। हम इमेज के टैग के साथ भी इमेज लगा सकते हैं, हम CSS के थ्रू भी इमेज लगा सकते हैं, हम बैकएंड से भी इमेज ले सकते हैं, ठीक है। तो हर तरीके से इमेज ली जा सकती है। अब यहाँ पे CSS के थ्रू इमेज लगाने का पर्पज़ ये था कि अगर आपको वो कलर चेंज करने का बोलते हो या फिर आपको कोई और इमेज लगाने का बोलें तो आपके लिए आसानी हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे जाओ, इसकी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज की यूज़ करो और उसके बाद उसके URL के अंदर उसकी वैल्यू दो। वैल्यू में हम लोग पाथ देते हैं, जहाँ पर भी इमेज लगानी हो वहाँ पे हम पाथ देते हैं। ये स्लैश से पहले जो चीज़ आ रही होती है वो आपके फोल्डर का नेम होता है जिसके अंदर वो इमेज पड़ी होती है, ठीक है। जैसे ये फोल्डर हमने बनाया और इसके अंदर ये इमेज पड़ी हुई है, और जो आगे वाली चीज़, आगे वाला नाम लिखा होता है, ठीक है, वो उस इमेज का नाम होता है और डॉट के बाद उस इमेज की जो है वो एक्सटेंशन लिखी होती है। अच्छा, ये रैप लॉगिन 100 की हमने एक क्लास बनाई हुई है। तो ये क्या हमारे पास क्लास कर रही है, CSS की जो ये क्लासेस है ना, रैपिंग का काम करती हैं। आपने रैप देखे होंगे, मतलब किसी चीज़ को, जैसे आप गिफ्ट का पेपर है उसके साथ किसी गिफ्ट बॉक्स को रैप करते हो, ये उसी तरीके से सेम चीज़ें वही होती हैं, ठीक है। CSS में भी वही चीज़ें होती हैं, सिर्फ उनका ना वर्किंग का जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और बहुत सारी का वही सेम रहता है, उनका मतलब भी वही रहता है, ठीक है। और उसके बाद ये P वाला जो है ना, P का मतलब आ जाता है पैडिंग। हमने पैडिंग 1 दी हुई है इसके अंदर। अच्छा, और इसके बाद जो है PR जो है ये पैडिंग रोज आ रही हैं, ये सॉरी पैडिंग राइट आ रही है और ये पैडिंग टॉप आ रही है, ये पैडिंग बॉटम आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है जी, ये 55 जो है ये पिक्सल्स है, उसकी वैल्यू। दो तरह से हम लोग CSS में जो है वो पैडिंग वगैरह देते हैं। एक आप ये तरीका यूज़ करते हो, ठीक है, और ये जो चीज़ है ना ये आपकी उसमें बूटस्ट्रैप 3 में यूज़ होती है। हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 और 5 यूज़ की हुई है, ठीक है। ये देखें 4 हमने बूटस्ट्रैप, एक मिनट किधर है इसका लिंक, CDN यूज़ किया मैं, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप 4 इसके अंदर यूज़ की हुई है, तो उसकी वजह से हम जो है वो पैडिंग को इस तरीके से लिखेंगे। उसमें से सेम सिर्फ यही होता है। एक मिनट में डोर लॉक कर लूँ। अच्छा, जिस तरीके से हमने ये सिंपल पैडिंग दी है ना, पैडिंग 1, ठीक है, सॉरी पैडिंग L है, ये मैं इसको 1 बोलती जा रही हूँ, ये लेफ़्ट के लिए है, ठीक है, और इसको हमने 55 पिक्सल्स दिए हैं। ये पैडिंग राइट है, इसको भी 55 पिक्सल दिया और टॉप वाले को 65 दिए हैं और बॉटम को 54 दिए हैं। अब ये वाले इतने जो पिक्सल है ना, वो पैडिंग जो है ये क्या काम कर रही है, ये हमारा जो लॉगिन का फॉर्म है ना, इसको, ये वाइट पोर्शन जितना भी है इसको कंट्रोल कर रही है। किस तरीके से, पैडिंग टॉप से हम जब नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपके पास ये वाले पिक्सल लेगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ लेके आएगा, ये पिक्सल्स यूज़ हो रहा है। और राइट के लिए ये लेफ़्ट पे की तरफ आपको लेके जाएगा राइट वाला, और लेफ़्ट वाला जो है वो राइट की तरफ लेके जाएगा। इसमें आपको पता ही है कि आप पैडिंग यूज़ करते हो, मार्जिन, ये जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हो ये एक दूसरे के उल्ट चल रही है। अगर आपने लेफ़्ट लगाना है तो उसके लिए राइट यूज़ कर रहे होते हैं, और अगर राइट यूज़ करना है तो लेफ़्ट यूज़ कर रहे होते हैं, पिक्सल देते हो, तो उसी हिसाब से चीज़ें हमारी एडजस्ट होती जा रही हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, ये हमने दोबारा से लॉगिन क्लास बना दी 100 की फॉर्म के साथ, ठीक है। ये इन क्लासेस का पर्पस कुछ नहीं है, ये खुद से हमने क्लासेस बनाई है, इनकी जगह पे आप कोई भी क्लास बना सकते हो। उसके बाद ये वाली जो क्लास है ना, ये फॉर्म की वैलिडेशन के लिए है, ये फॉर्म को वैलिडेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्शन। अब एक्शन के अंदर हम अपने पेज का पाथ देते हैं। जिस तरीके से हम एंकर टैग के अंदर पेज का पाथ देते हैं, उसी तरीके से हम ये एक्शन के पेज का पाथ देता है। ये क्या काम करता है कि जितना भी इस पेज का डाटा है, ठीक है, उसकी आउटपुट जो है वो एक्शन के पेज के अंदर, जो भी एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू आपने लिखी हुई है, पाथ लिखा हुआ है, उस जगह पे अपलोड करवाता है, ठीक है। और ये दोनों जगह का मिलके, ठीक है, फिर आपको जो है वो आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। फिर उसके बाद मेथड का एट्रीब्यूट आता है। मेथड के एट्रीब्यूट कौन से होते हैं
इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ होती है। मेथड हमारे दो तरह के होते हैं, गेट का एक पोस्ट का। पोस्ट का मेथड सिक्योर होता है, गेट का मेथड सिक्योर नहीं होता। पोस्ट के मेथड के अंदर हम अनलिमिटेड कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, जबकि आपका जो है वो गेट का मेथड, उसके अंदर अनलिमिटेड कैरेक्टर्स नहीं लिखे जाते, उसके अंदर जस्ट 2048 कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, पोस्ट के मेथड में अनलिमिटेड लिखते हैं, गेट के मेथड में 2048 कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। मैं कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ, वर्ड्स की बात नहीं कर रही। कैरेक्टर्स मीन जैसे ये लॉगिन का LOG लिखा हुआ है, ये अलग अलग वर्ड, L अलग है, O अलग है, G अलग है, ये हमारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अगर वर्ड की बात करें जो, तो लॉगिन का पूरा जो N तक है, L से लेके N तक, तो वो वर्ड में होगा, शुमार होगा। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद स्पैन टैग का आपको पता है, फॉर्म के टैग का भी आपको पता है। कोई भी किसी भी तरह का फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं, और ये जितना भी फॉर्म है, ये वाइट एरिए वाला, वो सारा हमारा जो है वो इस फॉर्म के टैग के अंदर ही आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने डिव ली है, और क्लास हमने अलर्ट की क्लास ली है। ये अलर्ट की क्लासेस क्या कर रही हैं, एक अलर्ट हम लेते हैं PHP के थ्रू, और दूसरा अलर्ट हम लेते हैं HTML के थ्रू। यहाँ पर हमने HTML के थ्रू अलर्ट लिया है। इसने आपको बताना है कि आपका जो है मतलब लॉगिन पासवर्ड जब आपका रॉन्ग होगा तो वो आपको वहाँ पे अलर्ट शो करवाएगा। और अलर्ट की क्लास बनाने के बाद हम उसको कलर दे रहे हैं, तो अलर्ट वार्निंग का हमने कलर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करेगा, अभी कोई भी जस्ट ये देखें, ये मेरे पास उसने जो है ना वो दिया है, अलर्ट मुझे डिस्प्ले करवाया है। वार्निंग में हमारा येलो कलर आता है, ठीक है, तो ये उसने बैकग्राउंड कलर वैसा दिया है, लेकिन ये पीछे बैक में हमारे वाइट पोर्शन आ रहा है, सारा वाइट कलर आ रहा है, उसकी वजह से ये इसका थोड़ा सा कलर जो है वो लाइट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अलर्ट डिसमिसेबल करते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये हमारी HTML की क्लासेस है। यहाँ पे जब हमने इसको मिसेबल करना होता है ना, तो क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है वो क्लोज हो जाता होता है। और यहाँ पे इसके साथ ये फैड शो का है, हम अगर इसको रिमूव भी करते हैं ना, ठीक है, ये उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि बटन नहीं उसका आ रहा था क्रॉस का, उसके लिए हमें वो फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करना पड़ना था, उस तब आना था, वो मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कॉलम वैसे ही आने जैसे बूटस्ट्रैप 3 के अंदर आते हैं। ठीक है, रोल हम बता रहे हैं इसके अंदर अलर्ट का, क्योंकि हम अलर्ट अपना बना रहे हैं, तो उसके लिए अलर्ट का हमने रोल यूज़ किया। फिर हमारे पास आता है जी स्ट्रॉन्ग का टैग। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या होता है, ये जिस तरीके से हमारा बी का टैग होता है जो बोल्ड करता है, सेम वही चीज़ हमारा स्ट्रॉन्ग का टैग करता है, बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो थोड़ा सा थिक होता है, और बोल्ड का जो टैग है वो थिक नहीं होता। इसमें दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, इसी को सेव कर देती हूँ और फिर दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखें आप, demo.php किस में सेव हुआ है, डर में गया है आप पे। इसको मैं बाहरी फोल्डर से निकाल देती हूँ। फोन के फोल्डर में आके ये देखें, डेमो में और ये इस डेमो में थोड़ा सा सिर्फ फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि
ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाले में थोड़ा सा थिक हुआ होता है और इसमें जो बोल्ड वाले में है उसमें जो थोड़ा सा कम होता है। 19-20 का जैसे फ़र्क होता है ना, सिर्फ वो चीज़ इसके अंदर आती है। तो आप चाहे यहाँ बोल्ड का टैग यूज़ कर लें, चाहे आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई भी टैग यूज़ कर लें। उसके बाद फिर ये अलर्ट की क्लास लगाई है, क्योंकि हम ये अभी तक अलर्ट के साथ काम कर रहे हैं। बटन बन गया, ठीक है। इसको डाटा हम इसका डिसेबल कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ का कर रहे हैं, अलर्ट का कर रहे हैं। इसका बटन ये क्लोज का बना हुआ है, ठीक है। ये साइन लगता है उसके साथ, जो वहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ पे अब रैप इनपुट 100 की आ रही है क्लास, ये हमने इसको क्लास दी। ये क्या करेगा, हमारे जो इनपुट फील्ड है ना उसकी वैल्यू 100 रखेगा। जैसे हम हमारे पास जब आती है इनपुट फील्ड हम बनाते हैं, आप कोई भी इनपुट फील्ड बनाते हो और उसकी जो भी नाम वगैरह दे देते हो या कुछ भी उसके अंदर आप लिखते हो, जैसे ये प्लेस होल्डर का भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये इसकी जो क्लास बनेगी ना, वो जो ये फील्ड बनी होगी, ये अपनी उसकी स्पेसिफिक जो उन्होंने साइज़ दिया हुआ है ये वही साइज़ आएगा। लेकिन हम जब CSS के साथ क्लासेस लगा देते हैं या हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर देते हैं, तो वो इनपुट की जो फील्ड आती है वो उतने साइज़ की आती है जितनी हमने उसको क्लास दी होती है। अब यहाँ पे आप इसको अगर देखो, ये क्लास हमने एडजस्ट की हुई है यहाँ पे, ये देखें उसकी क्योंकि बूटस्ट्रैप की अपनी क्लासेस होती हैं, जैसे ही मैंने उसको बढ़ाया उसने उसकी क्लास को ख़त्म करके हमारी इनपुट फील्ड के ये अंडरलाइन भी ख़त्म कर दी और उसने वो ख़त्म कर दिया कि हमारे पास कोई इनपुट फील्ड है। क्योंकि जितनी भी ये हम क्लासेस यूज़ करते हैं ना बूटस्ट्रैप की, ये हमारे पास बनी बनाई होती हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी की कोई क्लास यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो नहीं बनी बनाई होती है, उसके ऊपर वही CSS अप्लाई होती है जो हम खुद से करते हैं। जहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप की यूज़ की होती हैं वहाँ पे वही फंक्शनैलिटी आनी है, वही क्लास यूज़ होनी है जो बूटस्ट्रैप की एक्चुअल क्लास है, ठीक है। इसके बाद हम वैलिडेट कर देते हैं अपनी इनपुट फील्ड को, कि हमारी जितनी भी इनपुट फील्ड हैं वो फिल करके ही जो यूज़र है वो आगे जाए। अगर वो फिल नहीं करता तो हमारा जो फॉर्म है वो जो सबमिट ही ना हो। उसके बाद मार्जिन दिया है, MB दिया हुआ है, ये मार्जिन बॉटम दिया है, ठीक है। और साथ में जो ये 23 दिया है ये उसकी वैल्यू दी हुई है। फिर डाटा वैलिडेट हम कर देते हैं। माइक किसका ऑन है? डाटा वैलिडेट जब हम इसकी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं तो ये हमें दिखाएगा कि हमारे जो यूज़र के ना जो यूज़र नेम हमने लिखा है वो रिक्वायर्ड है या नहीं है, जो भी हमने उसके अंदर चीज़ बताई होगी वो उसको लिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वैसे ही स्पैन का आ गया, उसकी इनपुट फील्ड बन रही है, ये लेबल उसका बन रहा है, उसको भी हमने सेम साइज़ दिया है। और इसके बाद इनपुट की हम क्लास बना रहे हैं, उसको सेम साइज़ दिया है इनपुट का, ये वाला, यही वाला। और टाइप यहाँ पे टेक्स्ट की दे रहे हैं। ये टाइप मैं आपको बता चुकी थी पिछली बार भी कि जिस तरह की आपने फील्ड बनानी है उसी तरह की हमने लेनी है। यहाँ पर अभी मैंने टेक्स्ट किया हुआ था ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि आप जब टाइप लेते हो ना कुछ भी, ठीक है, और इसको आप सबमिट करते हो, तो ये रिक्वायरमेंट की वजह से अभी ये सबमिट नहीं कर रहा, बट ये यहाँ पे क्या करेगा, आपको वैलिडेशन शो करवाएगा कि आपकी जो है वो टाइप वो ईमेल की है या टेक्स्ट की है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर सिंपल ईमेल की लगा देती हूँ तो फिर वो मुझे वहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। इसको सबमिट करें तो ये देखिए मुझे वैलिडेशन शो करवा रहा है कि हमारे पास जो है वो इनपुट की फील्ड जो है वो ईमेल के तौर पे है और हमने उसको ईमेल ही लगाना है। उसके अलावा जो है वो हम कुछ और नहीं लगा सकते, इसके साथ @ का साइन और बाकी सारा कुछ लगेगा। सेम इसी तरीके से बाकी नीचे आ जाती हैं पासवर्ड की, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं दो चीज़ें ये बताई हुई हैं, प्लेस होल्डर और एक आ जाता है वैल्यू।
प्लेस होल्डर के अंदर जो चीज़ आपने लिखी हुई होगी वो आपको हाइड हुई मिलेगी, ठीक है। और इसके ऊपर जब आप लिखोगे तो कर्सर आपका शो हो जाएगा और आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन जब आप वैल्यू पे देते हो ना, तो वैल्यू के लिए इस तरीके से आपके पास डाटा लिखा आ जाता है इनपुट फील्ड के अंदर। वहाँ पे वही वैल्यू दी हुई होती है जो आपने खुद से लिखी होती है, और आप उसको रिमूव करके फिर आप नई चीज़ वहाँ पे लिखते हो, ठीक है। और यहाँ पे अब आगे क्या आता है हमारे पास। अच्छा जी, इनपुट का हमने फोकस बनाया हुआ है, ठीक है। हमारी जो भी ये इनपुट फील्ड्स हैं, इन पे जब हम काम करें तो ये हमारी थोड़ी सी फोकस हो जाए। ये आप देखो ज़रा, उससे पहले ये ना विजिबल है, ठीक है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो इस आइकन के ऊपर फोकस हो जाता है, मतलब हमारी जो फील्ड है, इनपुट फील्ड, वो विजिबल नहीं रहती, वो इनविजिबल हो जाती है। और थोड़ा सा उस पर फोकस हो जाता है, वो सही तरीके से ना डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर हम उसके बाद यूज़ करते हैं डाटा सैम्बल का एक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर हम सैम्बल्स लगा रहे हैं अपने। ये जो आइकन आपको लगा हुआ मिल रहा है ना, ये वाले, तो ये हमें HTML प्रोवाइड करता है। अगर आप कभी W3 स्कूल विज़िट करो और वहाँ पे आप सर्च करके लिखो इस एट्रीब्यूट के बारे में, तो आपको सारी वो चीज़ें मिल जाएंगी। सैम्बल्स सर्च कर लो या एट्रीब्यूट, उसके ये डाटा सैम्बल्स के एट्रीब्यूट सर्च कर लो, तो वो सारे कोड्स आपको मिल जाएंगे। और ये वहीं से कोड लिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से लेके ये सिर्फ हमने आइकन लगा दिया। सेम यही जो अभी इस हमने इनपुट फील्ड के अंदर चीज़ें पढ़ी, सेम वही ये पासवर्ड वाले के अंदर है। सिर्फ फ़र्क कितना इसमें आता है, ये टाइप वाला, टाइप दोनों की जो है वो चेंज है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया जी, फॉरगेट पासवर्ड को ना हमने इसके क्लास दी है टेक्स्ट राइट की, ठीक है। और इसको पैडिंग दी है, टॉप की पैडिंग दी है 8 और बॉटम की 31, ये पिक्सल्स के हिसाब से दी है। यहाँ पर आप देखो टेक्स्ट राइट की हमने क्लास दे दी, सिंपल जो है उस क्लास ने उसको राइट साइड पे कर दिया है। अगर हम उसको बूटस्ट्रैप 3 यूज़ करते तो वहाँ पे हम CSS की क्लास देते हैं, ठीक है। और उसकी अलाइनमेंट हम सेट करते हैं, या फिर उसको मार्जिन देते हैं, मार्जिन राइट के साथ। तो फिर उस तरीके से हमारे जो है वो टेक्स्ट दूसरी तरफ आना था। यहाँ हम फ्लोट की क्लास यूज़ करते हैं, फ्लोट राइट या फ्लोट लेफ्ट। अभी चूँकि हम बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हम बूटस्ट्रैप 4 की ही क्लासेस को यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट को राइट साइड पे लेके जा रहे हैं। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास एंकर टैग, ठीक है। और इसके अंदर href आ जाता है, मतलब ये href का मतलब h रेफरेंस है, हम किसी चीज़ का रेफरेंस देने वाले हैं कि कहाँ पे हमारा पाथ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट की निशानी क्या होती है, जिस वर्ड के साथ ये टैग के अंदर जिस वर्ड के साथ भी इज इक्वल और डबल कोट्स का साइन होगा वो हमारा एट्रीब्यूट होगा। ये जो साइन आ रहा है आपके पास, ये हमारे टैग का साइन है, ठीक है। ये जो हमारे पास साइन आ रहा है ये हमारा टैग का साइन है। इसके अंदर जो आप चीज़ लिख रहे हो ये हमारा टैग बन जाता है। और इसके बाद आप जो भी चीज़ लिखते हो, ठीक है, और उसके साथ इज इक्वल और डबल कोइट का साइन आ रहा है, वो हमारा एट्रीब्यूट बन जाता है। आप कोई भी एट्रीब्यूट ले लो, ठीक है, ये हमारा एट्रीब्यूट है। आप नेम का एट्रीब्यूट ले लो, ये हमारा एट्रीब्यूट है, क्योंकि इन सब के साथ इज इक्वल और डबल जो कोट्स इन्वर्टेड कॉमास हैं उनका साइन लगा हुआ है। और ये किस चीज़ के अंदर है, ये हमारे टैग्स के अंदर मौजूद है। अगर यही चीज़ टैग के बाहर होगी यहाँ पे तो वो रॉन्ग चीज़ होगी, ठीक है, वो हमारा सही जो कोड वो नहीं होगा। टैग के अंदर हमेशा एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट बाहर नहीं दिया जाता। जब लास्ट टाइम मैं वाईवे की तैयारी करवा रही थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो टैग से बाहर हमारे एट्रीब्यूट्स को लिख रहे थे, स्टाइल के एट्रीब्यूट को। तो बाहर कभी भी नहीं लिखता, इसको लिखते जो भी चीज़ हमारी लिखी जाती है वो इस साइन के अंदर लिखी जाती है। इस साइन के अंदर हम पहले टैग अपना लिखते हैं, टैग का नाम जो HTML के टैग्स हैं, और फिर उन टैग्स के बाद हम एट्रीब्यूट लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो मैंने जो सिंगल डॉट्स दिए हुए हैं इनका पर्पज़ ये है कि हमारा ये जो फाइल है वो किसी भी इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर पड़ी हो तो वहाँ से वो उसको पिक कर ले और हमें उस फाइल तक पहुँचा दे।
अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लगाती तो मुझे फ़ोल्डर का नेम लिखना पड़ता, और वो जितने भी ज़्यादा फ़ोल्डर्स के अंदर फ़ोल्डर पड़ा होता तो मुझे उतने ही फ़ोल्डर्स के यहाँ पे नाम लिखने पड़ते। अब अगर यहाँ पे हम सर्च करें extra.php, तो ये किधर पड़ी हुई है, ये हमारी फॉर्म के फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो मैं अगर यहाँ पे मैं पूरा पाथ देती तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्म का फोल्डर नेम लिखती, ठीक है, फॉर्म लिखती और उसके बाद मैं आगे पाथ देती। लेकिन मैंने अभी इसको शॉर्ट फॉर्म यूज़ की हुई है, मैंने इसके सिंगल ये डॉट्स लगा दिए हैं, ठीक है, डबल डॉट्स लगा के, तो उसके साथ जो है वो हमारा पाथ हमें मिल रहा है। फिर वापस हमारे पास कंटेनर आ गया, ठीक है। कंटेनर हमने बनाया है लॉगिन के ऊपर, और इसको हमने साइज वही दिया है जो ऊपर से हमारा साइज अभी तक चलता आ रहा है, ये वाला जो आ रहा है, ठीक है, सेम वही हमने इसके अंदर दिया हुआ है। और इसके बाद हमने क्या किया है, हमने इस लॉगिन को जो है वो उसकी फॉर्म बटन रख दिया, मतलब इस डिव के अंदर जो हमारा ये बटन आ रहा है, ठीक है, उसका साइज हमने रखा हुआ है 100, ठीक है, लॉगिन का, ये उसका नाम भी अपने क्लास का लॉगिन का दिया। तो इसके साइज खुद ब खुद आ रहा है ये, और ये फॉर्म इसका बटन बन गया, ठीक है, ये भी साइज वही सेम आ रहा है जो ऊपर यूज हमने किया है वही इधर आ गया। और यहाँ पे बीटीएन फॉर्म, बीटीएन मतलब हम फॉर्म को एक बटन दे रहे हैं। और यहाँ पे ये जो आ रहा है बीजी, बीजी मतलब आ रहा है बैकग्राउंड, और बीटीएन हमारा बटन है। फॉर्म के ऊपर हम जो बटन यूज कर रहे हैं उसको एक बैकग्राउंड लगा रहे हैं, ठीक है, और उस बैकग्राउंड के साथ जो है वो कलर वगैरह उसका चेंज होगा। अब यहाँ पे इसकी बटन की जो टाइप है वो सबमिट रखेंगे, क्योंकि जब भी बटन पे क्लिक किया जाता है तो हमारे पास सबमिट ही होता है वो। और उसके बाद क्लास हमने सेम वही पीछे वाली बना के, ठीक है, और यहाँ पे बटन के अंदर जो नेम का एट्रीब्यूट है उसको हमने एक वैल्यू दे दी। नेम का एट्रीब्यूट जो है ये पीएचपी के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो इस वजह से ये हर उस जगह पे लाजमी लिखते हैं जहाँ से हम डेटा इंसर्ट करने वाले होते हैं, या डाटा जो है वो हम फेच करने वाले होते हैं, या डाटा अपडेट करने वाले होते हैं, ठीक है, या डाटा डिलीट होना होता है, तो उसके लिए भी ये हर उस जगह पे ये मौजूद होता है। डाटा डिलीट में तो आपको फ्रंट एंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट बाकी जो चीज़ें तीनों आपकी फेच करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए और अपडेट करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया तो मुझे बता दें, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रही तो वो भी पूछ लें। 1 बाय 1 जो है ना वो माइक अपना ऑन करके आप लोग पूछ लें। क्लियर है मैम। सबका ये क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा, इसकी पीएचपी भी अभी बता दूं, या इसकी जो है वो पीएचपी बाद में हम लोगों ने देखनी है? पीएचपी मुझे बताएं, अभी इसके साथ साथ करवाती जाऊं। अच्छा, अब आगे इसका हम लोग ये साथ में पीएचपी देख लेते हैं। पीएचपी करने के लिए ना, जब भी आप लॉगिन का पेज बनाते हो तो आपको एक सेशन रिक्वायर्ड होता है। सेशन हम इस वजह से बनाते हैं कि आपने जब पेज किसी पे लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो सेम आप दूसरी टैब उसी ब्राउज़र के ऊपर खोल के तो लॉगिन कर रहे हो तो वो लॉगिन नहीं होता। जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जीमेल है, ठीक है, ये मैंने दो जगह पे जो है वो जीमेल ओपन की हुई है, सेम यही जीमेल है, दो जगह पे ओपन करके मैंने अलग अलग मेल्स ओपन की हैं। तो सेशन जब हम करते हैं ना, तो एक यूज़र अगर एक ही मतलब सेशन से वो लॉगिन हो जाता है तो दूसरी टैब में उसको लॉगिन करने के लिए दोबारा, मतलब दूसरी टैब में कोई भी चीज़ ओपन करने के लिए उसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम लोग सेशन लगाते हैं उसका। अगर हम उसका सेशन जो है उसके ऊपर वैलिडेशन लगा देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर जब वो दूसरी टैब में ओपन करता है तो तब उसको फिर दोबारा से लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। बाज़ वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा, या कहीं पे रजिस्टर्ड फॉर्म लॉगिन करने के बाद आप जब आप वहाँ पे लॉगिन करते हो और उसके बाद नई टैब में कोई चीज़ ओपन कर देते हो तो वो सबसे पहले आपको देता है कि आप यहाँ पे लॉगिन करें। इसकी एग्जांपल ये देखें
ये मेरे पास ना एक अकाउंट ओपन है, ठीक है, इस वक्त, और ये लॉगिन में है, ठीक है, ये लॉगिन हुआ है। अगर मैं दूसरी टैब के अंदर काम कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास अभी यहाँ पे लॉगिन का मुझे बता रहा है कि मैं लॉगिन नहीं हूँ। लेकिन मेरे पास अगर वो ऑलरेडी लॉगिन होगा ना, इस पेज को मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँगी ना, तो ये मुझे सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि इन लोगों ने जो है वो अपना सेशन डिस्ट्रॉय नहीं किया, ना उसके ऊपर कोई भी ऐसी वैलिडेशन लगाई है जिसकी वजह से वो दूसरी टैब में ओपन ना हो सके, ठीक है। ये दोनों टैब्स में जो है वो ओपन उसको कर देगा। जितनी मर्जी आप टैब्स ओपन करते जाओगे वो उसको लॉगिन कराएगा। मुझे सिर्फ एक ही लॉगिन, एक ही सेशन यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप सेशन स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सेशन डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है। सेशन आपका स्टार्ट जो होता है वो लॉगिन के पेज पे भी होता है, ठीक है। आपकी बाकी जो रिक्वायरमेंट के पेजेस हैं वहाँ पर भी आप यूज़ करते हो, आपके फंक्शंस के पेजेस हैं वहाँ पर भी यूज़ करते हो। रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर आपका सेशन स्टार्ट नहीं होता, और उसके बाद जब आपने इसको लॉग आउट करना है, जहाँ जिस पेज पे, उस पेज पे आप दोबारा इसको स्टार्ट करके वहाँ से आप इसको डिस्ट्रॉय करते हो। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट करके, ठीक है, और ये फिर सेशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया। किसी ने मैसेज किया है अभी? माइक ऑन कर लिया करें, मैसेज का पता नहीं चलता अगर आप लोग मैसेज करते हो तो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ये सेशन जो है इसको हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। जब आप लॉगिन करते हो तो आपके पीएचपी में ईमेल के साथ भी आपका जो है वो लॉगिन लगता है, पीएचपी जहाँ पे आप कोड कर रहे होते हो। अब जैसे यहाँ पे हमने लॉगिन करवा रहे हैं, ठीक है, पीएचपी यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे ये सेशन ऊपर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उस सेशन को हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। ये एक वेरिएबल हमने खुद से बनाया है, ठीक है, और इसके अंदर हम एक सेशन स्टोर कर रहे हैं जो मैसेज के नाम से। ये अब क्या काम कर रहा है, जैसे ही हमारे पास वो लॉगिन हमने किया था एक गलत आईडी के साथ, और अलर्ट हमारे पास डिस्प्ले हुआ था, ठीक है, ये जो ईमेल और पासवर्ड नॉट करेक्ट जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये हमारा सेशन के थ्रू मैसेज आ रहा है। मतलब हमने ये मैसेज जो है वो HTML के थ्रू या बूटस्ट्रैप के थ्रू यहाँ पे नहीं लिखवाया, हम इसको PHP के थ्रू लेके आ रहे हैं, बैकएंड के थ्रू, और वो सेशन के ज़रिए हम लेकर आ रहे हैं। इस वजह से हमने मैसेज के नाम का एक सेशन बनाया है, ठीक है, और इसके अंदर वो चीज़ हमने सेव कर दी है, और उसके साथ जो है ये हमें डिस्प्ले करवा रहा है कि आपका जो है वो पासवर्ड या आईडी जो है वो दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ करेक्ट नहीं है। अब इसके पेज पे चलते हैं, जो हमने एक्शन का पेज बनाया हुआ है, ठीक है, वो हमारा बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा PHP का फॉर्म है, ठीक है, जितना भी डाटा उसने लेकर आके यहाँ से इस पेज से हमें ये लॉगिन के पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, हमें लॉगिन करवाएगा। क्यूरी हमने यहाँ पे लिखी है। अब मैंने आपको बताया कि हमने लॉगिन के पेज के ऊपर सेशन लगाना होता है, तो लॉगिन के पेज की PHP भी अगर आप अलग से कर रहे हो तो आपको वहाँ पर भी सेशन स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पे सेशन हमने जब स्टार्ट किया था, ये हम मैसेज के लिए सेशन यूज़ कर रहे थे, तो उस वजह से हमने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया। सेशन आपका एक ही स्टार्ट होता है, उस सेशन को आप मुख्तलिफ सेशंस के वेरिएबल्स बना के उसके अंदर सेव करते हैं। अब यहाँ पे सेशन स्टार्ट हमने दोबारा से किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इंक्लूड के साथ हम अपने जो है वो पेज को लिंक करवा रहे हैं। ये तरीका जो होता है ये PHP के अंदर दो पेजेस को आपस में लिंक करवाने के लिए होता है। HTML या बूटस्ट्रैप के अंदर आप एंकर टैग के साथ या एक्शन के साथ, एक्शन के एट्रीब्यूट के साथ जो है वो आप इसके साथ जो है वो पेज को लिंक करवाते हैं। मतलब एक्शन के साथ आप करवा रहे हो और एंकर टैग के साथ आप दूसरे पेज के ऊपर जा रहे हो। लेकिन PHP के साथ जो है हम वही काम हम इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे इंक्लूड जो है ये PHP का एक फंक्शन है, और कनेक्शन डॉट PHP ये जो है हमारी फाइल का नाम है जिसको हम इसके साथ लिंक करवा रहे हैं। कनेक्ट के अंदर हमारा क्या आ रहा है जी, जो डेटाबेस हमने बनाई है वो हमारी आ रही है।
डेटाबेस हमने यहाँ पर तो बना दी हुई, ठीक है, ये जो इस जगह पे बनाई हुई है, इसको अब हमने अपने फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट भी करवाना है, तो उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे डेटाबेस का एक फंक्शन लिख रहे हैं, एक क्यूरी लिखी जा रही है, ठीक है। इसको बाज़ लोग फंक्शन भी बोलते हैं, बाज़ लोग इसको क्यूरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ होती है ये क्यूरी होती है, तो वो हम बना रहे हैं। इसके भी दो तरीके होते हैं, एक इजी सा तरीका, वो भी साथ में यहीं पे आप लोगों को बता देती है कि ये तरीका है। इसमें हमने क्या किया है, हमने अलग अलग चीज़ें ली हैं। लोकल होस्ट कौन सा है, हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा लोकल होस्ट सर्वर है, इस वजह से ये आया। रूट क्या है, इस जैम का जो फोल्डर है, ठीक है, जो htdocs है वो हमारी रूट है। आगे ये जो खाली जो इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं ये पासवर्ड के लिए यूज़ होता है, और इसको हम खाली ही रखते हैं, इसके अंदर हम पासवर्ड यूज़ नहीं करते। उसके बाद आगे जो अगला आ रहा है हमारे पास चीज़, वो है हमारी डेटाबेस का नाम, जो हमने यहाँ पर क्रिएट की हुई है ये काउंसलिंग के नाम से, ये उसका नाम हमारे पास आ रहा है। और फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, हम MySQL कनेक्ट की एक क्यूरी चला रहे हैं, और इसके अंदर हम इन सब के जो ये येलो कलर में हमारे पास आ रही हैं चीज़ें, ठीक है, इनको हम एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते गए हैं। इनके अंदर जो जो भी डाटा पड़ा हुआ है उनको स्टोर करके हमने उन वेरिएबल को यहाँ MySQL कनेक्ट की क्यूरी के अंदर पेस्ट कर दिया है, उसके पैरामीटर्स बना दिए हैं, और इन सब पैरामीटर्स के अंदर जितना भी डाटा मौजूद है उनको हमने एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट से ये वाइवे के दौरान क्वेश्चंस किए गए थे कि क्या हम डॉलर साइन के साथ जो वर्ड लिखा है उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और डॉलर साइन के साथ ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको क्या बोला जाता है। तो डॉलर साइन के साथ जो भी वर्ड आप लिख रहे हो वो वेरिएबल है। अगर वो इज इक्वल से पहले लिखा हुआ है, ठीक है, और वो वाइट कलर की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, ये इज इक्वल के साइन से पहले ये जितने भी लिखे हुए हैं, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, इनकी जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ABC लिख लो, अपना नाम लिख लो, या कोई भी दूसरा वर्ड लिख लो। और जो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे आपको क्यूरी के अंदर भी वही चीज़ लिखनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे डॉलर होस्ट लिखा है तो यहाँ पे भी डॉलर होस्ट लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे डॉलर ABC लिख देंगे तो यहाँ पर भी डॉलर ABC ही लिखा जाएगा। तो अगर आपसे सुपरवाइज़र वो वाइवे के दौरान कहीं पर भी वेरिएबल चेंज करवाते हैं तो आपने अगर ध्यान रखना है कि उस वेरिएबल को नीचे किसी MySQL क्यूरी के साथ लिखा गया है कि नहीं लिखा। अगर तो वो लिखा है तो आपने जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी वही चीज़ आपने वहाँ नीचे चेंज कर देनी है, ठीक है। अगर वो नहीं लिखी हुई तो फिर आपने चेंज नहीं करनी, अगर वो लिखी हुई है तो वो आपने चेंज करनी है। और ये वेरिएबल सिर्फ इस क्यूरी में यूज़ नहीं होते, ये वेरिएबल इंसर्ट की क्यूरी में भी यूज़ होते हैं, अपडेट की क्यूरी में भी यूज़ होते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी में भी यूज़ होंगे, और डिलीट की क्यूरी में भी यूज़ होंगे। और ये सारे जो हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स बने होंगे, हर एक की क्यूरी के हिसाब से, हर एक के जो है वो कॉलम जो हमने बनाए हुए हैं, जो यहाँ फ्रंट एंड के अंदर हमने वैल्यूज़ बनाई हुई हैं नेम के एट्रीब्यूट के अंदर, उनके हिसाब से वो चेंज होने हैं। इंसर्ट की क्यूरी के अंदर ये जो चीज़ें येलो कलर में आपको लिखी हुई आ रही हैं ये हमने फ्रंट एंड में उसके बनाई होती हैं। जैसे अभी यहाँ पे आपने लॉगिन के पेज के ऊपर ये नेम का एट्रीब्यूट देखा है, ठीक है, उसके अंदर ये जो ईमेल लिखी हुई है, तो इंसर्ट के पेज के ऊपर आप लॉगिन के पेज के ऊपर ये आपने लिखी हुई है, तो इसी को हम जो है वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, ये हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, और इसको फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। और इन वेरिएबल को हमने कहाँ यूज़ किया है, इन वेरिएबल को हमने ये यूज़ किया हुआ है अपनी सिलेक्ट की क्यूरी के अंदर, जो फेच के लिए इस्तेमाल होती है। किसी भी जगह का डाटा एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए यूज़ हो रही है। डेटाबेस के अंदर मौजूद आपके डाटे को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए या डिस्प्ले करवाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और डाटे को मैचिंग करने के लिए भी ये यूज़ होती है। और ये जो आपके पास इस क्यूरी के अंदर, स्टैक की क्यूरी के अंदर जो लिखी हुई चीज़ आ रही है, ये हमारे कॉलम्स के नेम है जो हमारी डेटाबेस के अंदर बने हुए हैं। जैसे ये एडमिन का हमारा टेबल है, ठीक है, और इसके अंदर ये हमारा कॉलम है एफ नेम, ईमेल, ठीक है, पासवर्ड और क्रेडिट डेट जो है ये हमारे कॉलम्स हैं। और इनमें से हमें सिर्फ दो चाहिए थे, एक ईमेल और एक पासवर्ड, क्योंकि हम लॉगिन कर रहे हैं तो इस वजह से हमने वो लिखे हैं। अच्छा, बात हो रही थी हमारे कनेक्शन की, ठीक है, वापस उसी पे आते हैं।
तो अभी तक यहाँ तक हमने क्या किया था, अपने कनेक्शन बना के ना उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन चला रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि अगर तो डॉलर कनेक्ट के अंदर जितना भी डाटा स्टोर हुआ है, इस क्यूरी का और इन सब का जितना भी डाटा स्टोर हुआ है, उसके साथ हमारा कनेक्शन बन गया है तो वो हमें आगे ले जाएगा। अगर वो नहीं बन रहा, ये जो हम साइन लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है कि कनेक्शन नहीं बना। तो अगर कनेक्शन नहीं बना ना, तो वो क्या करेगा, हमारे जितना भी काम है उसको डाई करवा देगा, मतलब डेड करवा देगा, ठीक है। और हमें शो करवा देगा कि आपका कनेक्शन फेल्ड हो गया है या आपके कनेक्शन के अंदर एरर है, ठीक है। ये चीज़ वो दिखा देगा। और यहाँ पे ये डाई कर देगा पिछले सारे, इसको जो है वो रोक देगा, इसको चलाएगा और अगले वाले काम को रोक देगा, आगे हमारे काम नहीं करके देगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका आप जो यूज़ करते हो, ये सेम आप चीज़ यही वाली लिखते हो, ठीक है। मैं इसी को ही कॉपी करके डाल देती हूँ। और यहाँ पे आप क्या करते हो, ये डॉलर साइन नहीं आपके पास होते, डबल आप वो लेते हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है, यहाँ पर आप लिखते हो लोकल होस्ट, यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हो रूट, यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास को खाली छोड़ देते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी डेटाबेस का नाम लिखते हो, जैसे ये वाली हमारी लिखी हुई है काउंसलिंग, ये सेम आपकी डेटाबेस वाली होनी। एक ये मेथड है, ठीक है। और इसको हमने सिंपल एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। और अगर आप इसके अंदर भी कंडीशन लगाना चाहते तो आप इसी चीज़ को लगा के उसको डेड करवा सकते हैं कि आपका कोड जो है वो नीचे वाले में मसला ना आए, आपको पता चल जाए कि आपका जो पिछले वाला आपका कोड ये हुआ है, इसी के अंदर कोई एरर है हमारे पास, ठीक है। हम ये दो तरीक़ों से जो है वो अपना कनेक्शन बनाते हैं, जो भी आपको इजी लगे उसके साथ आप कनेक्शन बना सकते हो। एक ये मेथड है और दूसरा ये मेथड है, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक चीज़ें? अगर ना समझ आ रही हो यहाँ तक तो वो पूछ लें आप मेरे से। 10:15 बजे तक क्लास होनी है, क्योंकि अभी मैंने LMS की एक्टिविटीज़ करनी है, क्विज़ करने हैं, अभी असाइनमेंट्स रहती हैं, तो इस वजह से जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लें अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो। कोड आप लोगों के सामने है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये जो है इसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेट करना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। जी, डॉट जो हम ये लगाते हैं ना PHP के अंदर, ये इसको होता है, कहते हैं कॉन्कैटिनेट करना, मतलब दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना। अब कनेक्शन फेल्ड और MySQL कनेक्ट एरर, एरर में जो भी चीज़ वो हमें दिखाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ के वो हमें ये चीज़ डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। ये इसके साथ हम दो चीज़ों को आपस में जोड़ के कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम वापस आते हैं अपने लॉगिन पेज की क्यूरी के ऊपर। जहाँ तक इसका आपका कंप्लीट हो चुका था, अब यहाँ इसकी बात करते हैं। तो जब भी आप लॉगिन करते हो या रजिस्ट्रेशन पेज होता है या इंसर्ट का आपका कोई भी होता है या डिलीट का आप यूज़ करते हो, अपडेट का यूज़ करते हो, तो ये वाली कंडीशन मस्ट लगती है, ठीक है। इसको हम लाजमी लगाते हैं, क्योंकि इसी कंडीशन के अंदर हमने बताया होता है कि हमारा जो मेथड हमने फ्रंट एंड पे यूज़ किया था, फ्रंट पेज पे, उसके वो मेथड कौन सा है। हमने यहाँ पे यूज़ किया था पोस्ट का मेथड, ठीक है। ये मेथड हमने यूज़ किया था लॉगिन पेज के ऊपर, तो वो मेथड हमने यहाँ पे बताना है। अब ये कंडीशन क्या काम कर रही है, ये हमें कह रही है कि अगर तो हमारा डॉलर पोस्ट का कनेक्शन जो मेथड है वो सेट है, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अगर वो सेट नहीं होगा तो वो हमें एरर डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मेथड सेट है, हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों एक चीज़ों को आपस में जोड़ रहा है, क्योंकि हमने ये पेज के साथ लिंक करवा दिया था। तो यहाँ पे हमारा मेथड है। अब ये जो चीज़ आ रही है ना, ये भी हमने ली हुई है फ्रंट एंड से।
आप जब भी कंडीशन बनाते हो उस कंडीशन के अंदर जितना भी ब्रैकेट्स के अंदर काम आपने लिखा होता है वो आपका फ्रंट एंड का होता है। और ये फ्रंट एंड में कहाँ से आता है, ये नेम के एट्रीब्यूट से आता है। एडमिन लॉगिन के नाम का हमारे पास सबसे नीचे जाके जहाँ पे सबमिट आपने किया था वहाँ पे एट्रीब्यूट बना हुआ है, ठीक है। सबसे लास्ट पे हमारे पास क्या होता है, लॉगिन का जो पेज है उसमें बटन होता है। डाटा आप बेशक पहले ऊपर से लिख के आ रहे हो, फिल करके आ रहे हो, लेकिन जब आप क्लिक यहाँ पे करते हो तो सबसे पहले फंक्शनैलिटी इस पे वर्क करती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ मतलब जब आप जिस बटन पे क्लिक करते हो उसकी फंक्शनैलिटी पहले वर्क करती है। तो पीएचपी के अंदर सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, क्योंकि पीएचपी के अंदर ये चीज़ें नहीं पहले आनी, ये दोनों चीज़ें पहले नहीं आनी, पहले ये आना है लॉगिन। लॉगिन पे आप क्लिक करोगे तभी वो चीज़ों को मैच करेगा या तभी वो डेटाबेस में चीज़ों को इंसर्ट करेगा, ठीक है। अगर वो आप इस पर क्लिक नहीं करते तो यहाँ पे आप जो मर्जी लिखते जाओ वो डेटाबेस के अंदर नहीं जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद ही वो डेटाबेस के अंदर जाएगा। तो इस वजह से हम इसका फंक्शन जो है वो पहले लिखते हैं। अब ये लास्ट पे बेशक लिखा है लेकिन इसका फंक्शन पहले आना है। एडमिन लॉगिन के नाम से हमने जो है वो नेम के एट्रीब्यूट की वैल्यू रखी थी और इसको यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है। अगले जो हमारे पास डॉलर पोस्ट के अंदर आती है वो ईमेल की है। ये भी हमने यहाँ पे ईमेल के अंदर ये बनाई हुई है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू। दूसरी जो है वो पासवर्ड की है, वो पास हमने वैल्यू उसकी रखी हुई है। ये यहाँ पे जो हमने नेम की वैल्यूज रखी होती है ना, ये भी अपनी मर्जी से हम लोग रख सकते हैं, लेकिन पीएचपी के अंदर फिर आपने वही यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है इनके अंदर। ये येलो जो ब्रैकेट्स के अंदर आपने बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो येलो वैल्यूज लिखी हुई हैं, जो आपने फ्रंट एंड के अंदर नेम के एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू लिखी होगी, सेम वही वैल्यू आपकी यहाँ पर आनी है। कोई और वैल्यू यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। अगर आप कोई और वैल्यू लिखोगे तो वो इसको डिफाइन नहीं करेगा, वो आपको कहेगा कि आपका जो ये वेरिएबल है वो इस वेरिएबल को कॉल करेगा कि ये डिफाइन नहीं है। और ये डिफाइन कब होता है, जब इसके अंदर की वैल्यू जो होती है वो करेक्ट होती है। यहाँ तक आपका जो आ गया वो मेथड यूज़ किया था डॉलर पोस्ट का हमने, क्योंकि हमने फॉर्म को मेथड डॉलर पोस्ट वो पोस्ट का मेथड दिया था और उस फॉर्म के अंदर हमारे पास लॉगिन और पासवर्ड दो ही चीज़ें आ रही हैं और तीसरा जो है सबमिट का बटन। इन तीनों के अंदर हमारे पास पोस्ट का मेथड लगा है। यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट हो गया, कंडीशन है हमारी। अब हम आगे चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है ना इसकी ये लास्ट पे जाके बंद होती है यहाँ पे, क्योंकि इसने सारी कंडीशन लेके चलना होता है। आगे हमारी सिलेक्ट की क्यूरी चलती है और इसमें हम स्टैरिक यूज़ करते हैं। स्टैरिक का मतलब होता है कि जितना भी डाटा आपके इन जो आपके कॉलम्स के अंदर पड़ा है आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। सारे का सारा डाटा इसने सिलेक्ट कर देना। फ्रॉम किधर से, एडमिन से। एडमिन हमारा क्या है, ये हमारी डेटाबेस के अंदर मौजूद टेबल का नेम है। ये हमारी डेटाबेस है, ठीक है, और ये टेबल्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर एडमिन हमारा टेबल नेम है। आपको कल भी बताया था कि जो लेफ्ट साइड पे आपके पास लिखे आ रहे हैं वो भी टेबल के नेम है। और अगर आप प्रोजेक्ट के अपने जो आप ये लिख रहे हो डेटाबेस उसके ऊपर क्लिक करते हो नाम पे, तो तब भी आपको ये डैशबोर्ड के अंदर भी टेबल्स लिखे हुए नज़र आ जाएंगे, ये साथ नाम लिखा होगा। और ये लेफ़्ट साइड पे भी जो है ये आपके टेबल्स के नेम है। अच्छा, अब हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, हमने उसको बता दिया कि तुमने सारा डाटा सेलेक्ट करना है हमारे एडमिन के टेबल से। अब वो कह रहा है एडमिन की टेबल से तो मैं सारा डाटा सेलेक्ट कर लूँ, लेकिन उसके अंदर मैं किस किस जगह का डाटा सेलेक्ट करूँ, वहाँ पे तो कॉलम्स बहुत सारे पड़े हैं, तो मैं किन कॉलम्स का डाटा सेलेक्ट करूँ। तो हम उसको दो कॉलम्स बताते हैं। एक हम उसको देते हैं ईमेल का कॉलम और एक पासवर्ड का, क्योंकि हमने इन्हीं दोनों को लॉगिन करते हुए यूज़ करना है। आप जब भी लॉगिन करते हो वो दो तरह से होगा, एक यूज़र नेम से और एक ईमेल से, ठीक है। तो हम इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका यहाँ पे यूज़र नेम है तो आप यूज़र नेम को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका ईमेल है तो आप ईमेल को सिलेक्ट करेंगे और साथ में पासवर्ड आपका लाजमी आएगा, ठीक है। इन दोनों का उसने डाटा वो कॉलम्स के नाम लिख दिए यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है हम अपना वेरिएबल लिख रहे हैं जो हमने ये बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, जब मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखी, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा, तो ये जो मेरी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये कहाँ पे जाके स्टोर हो रही हैं, ये हमारा जो फ्रंट एंड का नेम है, ठीक है, जो ईमेल का हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर जाके सेव हुई, इस वैल्यू के अंदर सेव हुई। पासवर्ड हमारा इस वैल्यू के अंदर गया
और फिर जब हम यहाँ पे इसको डिफाइन करवाते हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू के अंदर जितना भी डाटा वो लिखा आता है वो इसी वैल्यू के अंदर आके खुद ब खुद सेव हो जाता है। फिर यहाँ से हम अपना डाटा उठा के एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। और इस वेरिएबल को हम यहाँ पे कॉल करवाते हैं। तो जब हमारी ये क्यूरी चलती है तो इस वेरिएबल का डाटा उठ के खुद ब खुद हमारे कॉलम के नेम के अंदर चला जाता है, ठीक है। कॉलम हमारे डेटाबेस वाले हैं उसके अंदर चला जाता है। और फिर हम क्या करते हैं कि इस सारी क्यूरी का जो डाटा होता है उस सबको एक नए वेरिएबल के अंदर हम सेव कर देते हैं, ताकि हमें हर जगह पे ये पूरी पूरी क्यूरी ना लिखनी पड़े, हर जगह पे हमें ये सारे वर्ड्स ना लिखने पड़े, क्योंकि इनसे एरर्स आते हैं ज़्यादा, ठीक है। और ना ही ये प्रोफेशनल वर्क है कि आप ये इस तरीके से हर जगह पे लिखते जाओ, और ना ही इस तरीके से हमारी क्यूरीज काम करती है अगर आप हर जगह पे ये चीज़ें लिख रहे हो। तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम इस सारी क्यूरी का डाटा जितना भी सारा सिलेक्ट किया होता है इस क्यूरी के थ्रू वो हम इस वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं, और इस वेरिएबल को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये इसको हम यहाँ पे पैरामीटर बना देते हैं। माई एसक्यूएलआई क्यूरी जो होती है, जहाँ पर भी क्यूरी का ये इसके साथ वर्ड लगा है उसके साथ हमारे दो पैरामीटर्स आने हैं। और दो पैरामीटर कौन से होते हैं, एक तो पिछला ये वाला वेरिएबल हो गया, ठीक है। और दूसरा ये जो डॉलर कौन का है ना, ये हमने जो पीछे कनेक्ट का बनाया था, कनेक्शन बनाया था, उसके अंदर हमने डाटा अपना स्टोर किया था, अपने डेटाबेस का कनेक्शन, ये वो वाला है। और इस फाइल को हमने चूंकि यहाँ पे कॉल करवाया हुआ है, ठीक है, इसके साथ अटैच किया हुआ है, तो इस वजह से वो इसका डाटा खुद ब खुद इस पेज के ऊपर आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे इसको नहीं लिंक किया होता तो हम वो जो यहाँ पे मैंने दूसरी क्यूरी आपको लिख के दी थी ना, ये वाली, आप इस लाइन को वहाँ पे लिखते, इस लाइन को, या फिर आप सेम जो है वो इस लाइन के साथ ये सारा कुछ लिखते, फिर वो आपकी क्यूरी काम करनी थी, ठीक है। फिर आपका वो कौन लिखा जाना था वहाँ पे। और अगर आपने वो नहीं मतलब लिखना, ऐसे आपने ऐसे कनेक्शन बना के उस फाइल को लिंक करवा दिया हुआ है, तो फिर सिंपल आप उस कनेक्शन की फाइल का जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ उसको यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे लिखोगे। तो ये दो पैरामीटर्स हो जाते हैं MySQL क्यूरी के। इसके अलावा हमारी जितनी भी क्यूरीज हैं, जैसे ये नम रोज की होगी, फेच एरे की होगी, इनका एक ही पैरामीटर होता है। सिर्फ क्यूरी के जो है वो दो पैरामीटर होते हैं। अब इन पैरामीटर के अंदर जो कनेक्शन है उसको भी, और जो हमने इस वेरिएबल के अंदर डाटा सारा स्टोर किया, उन दोनों को इकट्ठा हम एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। और इसके बाद हम कंडीशन चलाते हैं जिसके अंदर नंबर रोज़ की हम जो है वो चला रहे हैं क्यूरी, ठीक है। और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी रोज़ हैं हमारे उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस टेबल के अंदर, उनका जितना भी डाटा है जो इसके अंदर स्टोर हुआ है, ठीक है, अगर तो वो ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास ये सारा सिस्टम आ जाना चाहिए, हमें लॉगिन करवा दें। अगर वो ज़ीरो से बड़ा नहीं है, ज़ीरो से वो छोटा है या वो ज़ीरो है, तो हमें एरर डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अगर वो बड़ा होगा तो वो मतलब एक होगा, ज़ीरो से बड़ा एक होता है, तो वो हमें जो है वो लॉगिन करवा देगा। अब ज़ीरो क्या किस लिए यूज़ करता है, ज़ीरो होता है फॉल्स के लिए, और वन जो होता है वो ट्रू के लिए, ठीक है। ये हमारा बाइनरी नंबर्स होते हैं जो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो ये ट्रू फॉल्स के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। ज़ीरो का मतलब आ जाना है हमारे फॉल्स वैल्यू, और वन का मतलब हमारी आ जाना है ट्रू वैल्यूज़। तो उनको हम बता रहे हैं कि अगर तो हमारी जो वैल्यू है, मतलब जो यूज़र ने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड दिया है, अगर तो वो करेक्ट है जिससे उसने रजिस्ट्रेशन की हुई है, ठीक है, और अगर वो करेक्ट हुई तो मतलब वो ट्रू है, ठीक है, क्योंकि वो ज़ीरो से बड़ी हुई, वन हुई वो। और अगर वो करेक्ट नहीं है तो वो ज़ीरो होगी या ज़ीरो से कम होगी, तो वो फिर फॉल्स में आ जानी है, तो वो फिर हमारी करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो वो हमें कह देगा, एरर शो करवा देगा कि या मैसेज डिस्प्ले करवा देगा कि आपका ईमेल और पासवर्ड दोनों में से कोई चीज़ जो है वो रॉन्ग है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक नई फेच एरे की क्यूरी चला रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर वापस हम जो है वो यही वाला अपना वेरिएबल लिख रहे हैं। इसके साथ हम क्या करें, हम अपना डाटा जो है वो फेच करवाना है, उसके लिए हमने ये क्यूरी यूज़ की हुई है। और इसके अंदर जितनी भी अरेज हमने यूज़ की हैं, इसलिए यूज़ किया हुआ है कि जितना भी हमारे इस डाटाबेस के अंदर ये वैल्यूज़ दी हुई होंगी, ठीक है, जितना भी डाटा होगा, जितने भी यूज़र्स ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, तो उनके जितना भी डाटा यहाँ पे आया है वो सबको वो चेक करेगा, वो एक अरे चलाएगा, ठीक है, उसमें वो चेक करेगा कि क्या ये पहले वाला जो यूज़र का डाटा है, ये एक ID 1 के अंदर जो है
वो वाला तो नहीं है, करेक्ट है कि नहीं। अगर वो नहीं मैच कर रहा, वो वापस चला जाएगा। जिस तरीके से लूप चलता है उसी तरीके से वो अरे चला रहा है, ठीक है। और वो जहाँ कहीं भी आपका वो ईमेल पासवर्ड पड़ा होगा, वहाँ से उसको उठा के वो मैच करेगा और आपको लॉगिन करवा देगा। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, ये सारा कुछ करने के बाद हम कर रहे हैं कि अगर वो लॉगिन हो जाता है, ठीक है, तो हम उसका फर्स्ट नेम शो करवा दें, ईमेल शो करवा दें, ठीक है। और वो हमारा ऑथर जो है वो हमने ये वेरिएबल जो बनाया हुआ है वो शो करवा दें, ठीक है, जो सेशन हमने ऑथ के नाम से बनाया। और अगर वो ट्रू है, लॉगिन करवा देगा। ट्रू नहीं है तो वापस हमें जो है वो लॉगिन के पेज पे ले जाएगा। ये चीज़ आ जानी है। और यहाँ पे हम क्या करें, वापस सेशन यूज़ करें मैसेज वाला, ठीक है। और उसके अंदर ये वही पिछले पेज पे जो हमने सेशन बनाया हुआ है, ये लॉगिन के फ्रंट एंड के पेज के ऊपर ये वही वाला है, ठीक है, ये वाला। तो उसको हम कॉल करवा रहे हैं और उसके साथ हम जो है वो अपना नोटिफिकेशन अलर्ट शो करवा रहे हैं कि अगर लॉगिन होता है तो वो हमें ये अलर्ट शो करवाएगा वेलकम बैक का। और आगे हमें अगले पेज पे लेके जाएगा, जो साइड बार होगी, मेन्यू होगा या डैशबोर्ड होगा, ठीक है, उसके ऊपर हमें लेके जाएगा। और अगर वो नहीं ठीक तो वो हमें मैसेज शो करवा देगा ईमेल पासवर्ड करेक्ट नहीं है, और वापस हमें वो लॉगिन के पेज के ऊपर ले आएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक जो थी वो आपकी ये आज की क्लास थी। तकरीबन 1.5 घंटे की होगी, मैंने 10:15 का बोला था। तो कोई क्वेश्चन है आज तो वो फिर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकती।